नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। टीवी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो नजर आई और जो कहते हैं कि चाल चरित्र और चेहरा जब सामने आया तो कहते हैं ना कि हर किसी का अंत होता है और हर चीज का अंत होता है, लेकिन जब अति होता है तो अंत बहुत बुरा होता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का यही हाल है। ममता बनर्जी को जिस तरीके से हराई भारतीय जनता पार्टी ने, जिस सामदंड भेदभाव का इस्तेमाल किया, चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे राजनीति हो, तकरीबन 150 सीटों पर हेराफेरी बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी को हरा दिया, सत्ता में आ गई। वहां तक तो कुछ समझ आ रहा था कि सरकार बनाने के लिए पूरी सीट ही कब्जा ही कर लिया गुंडागर्दी से, लेकिन बंगाल में जो व्यवहार किया, जो अपना रंग दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, जो टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पीटा गया, वह बहुत चिंताजनक था। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया, वह बड़ी चिंताजनक था। और उसके बाद ममता बनर्जी के जो भी लोग थे, 80 विधायक, 28 सांसद, उन्हें तोड़कर क्या हासिल किया, बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो नाम तो था नहीं, लेकिन झूठा जो सपना दिखाया था, उस सपने को जैसे ऐसा पलीदा लगा कि आम जनता जिसे विपक्ष समझा नहीं पा रहा था, उसे उस टूट फूट ने समझा दिया कि वाकई भारतीय जनता पार्टी को वोट कोई नहीं देता। यह पैसे के दम पर लोगों को खरीदकर, विधायक सांसदों को तोड़कर सरकार बना रही है और सरकार गिरा रही है। लेकिन ममता बनर्जी जो आकर कांग्रेस से मिली और जो कांग्रेस से उनको सहयोग मिला और साथ मिला, वह इस सरकार ने कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ खड़ी हो जाएगी, उस ममता बनर्जी के साथ जिस ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने कमान संभाला और ममता बनर्जी के कमान संभालने के बाद ममता बनर्जी ने भी कहा था कि हम सरकार गिरा देंगे। लेकिन ममता बनर्जी से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार गिरने जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा हम सरकार गिरा देंगे, लेकिन उस हालात में नहीं रही कि वह सरकार गिरा पाए, या उस हालात में नहीं रही कि उनके साथ कोई आए। लेकिन कांग्रेस ने वह काम कर दिखाया। जो माहौल राहुल गांधी ने खड़ा किया और जो मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, जिस तरह से इंडिया गठबंधन साथ न देने के बावजूद राहुल गांधी ने इस देश की फिजा बदल दी है, जिससे मोदी सरकार सत्ते में आ गई है। या कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, निश्चित है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस सहयोगी दल के दम पर यह थे और 362 सीटों के आंकड़े को छूना चाह रहे थे, या सभी पार्टियों को तोड़कर 362 सांसद का सपना कि डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए कानून पास करके और इस देश पर कब्जा जमा ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के सपने चकनाचूर हो गए और दोनों ही बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई है। असली चेहरा इनका सामने आ गया है, राम मंदिर चोरी। राम मंदिर ही नहीं है,
और भी बहुत से मंदिरें हैं जहां पूरी तरह से कब्जा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का है और रात दिन चोरियां चल रही है। यह एक जांच का विषय है। लेकिन राम मंदिर तो सामने आ गया और राम मंदिर में आप कल्पना नहीं कर सकते जो बातें निकल के आई, 200 करोड़ की चोरी। वह 200 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, तिनके के बराबर है। पता नहीं कितने हजारों करोड़ की चोरी इन लोगों ने की है और सब बेच बाच करके यह लोग अपना घर भर लिए हैं। वहां एक छोटा सा कर्मचारी काम करने वाला अपनी बिल्डिंग बना रहा है। पैसे कहां से आ रहे हैं? अधिकारी, कमेटी में, सब में यही लोग हैं और बड़ी साजिश के तहत इन लोगों ने आदेश अपने तरफ मूव कराया कि सरकार ही बनाएगी कमेटी। सोचिए। लेकिन अब समस्या यह है कि यह राम मंदिर हो गया, राम मंदिर का प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है? या राहुल गांधी ने जिस जेनजी को ला करके देश के सामने खड़ा कर दिया है, क्योंकि वही भविष्य है इस देश के और उन्हें तो कमान संभालना ही होगा। राहुल गांधी कहते थे कि जेनजी को आगे आना पड़ेगा और सरकार से सवाल पूछने पड़ेंगे। और जो बातें राहुल गांधी ने उठाई पेपर लीक को लेकर के, चाहे वह पेपर रद्द हो, चाहे सीबीएसई की गड़बड़ियां हो, सरकार ने उस शिक्षा को, जो शिक्षा हमारे देश के बच्चों के भविष्य बनाता था, उसी शिक्षा को और पेपर लीक को कमाई का जरिया बना लिया। यानी कि पेपर लीक सरकार को फायदा, पेपर रद्द हुए सरकार को फायदा। सीबीएसई में गड़बड़ कर दो, उसका आंसर पेपर दूसरे में लगा दो, उसका उसमें लगा दो, उसका उसमें लगा दो। वह रीचेकिंग के जरिए जो स्रोत हो रहा है इनकम का, जो फीस जमा करने पड़ते, वह सरकार। और शिक्षा पर पूरी तरह से आरएसएस ने कब्जा कर लिया। धर्मेंद्र प्रधान उसी आरएसएस का एक नमूना है और मोदी का नवरत्न की पेपर लीक हो रहा है। करोड़ों लाखों बच्चों के भविष्य खराब हो रहे हैं। 22 लाख नीट बच्चों के भविष्य खराब हो गए। आज भी बच्चे अपना मनोबल खो रहे हैं, वह संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। इतना बड़ा धक्का लगा है, जान गंवा रहे हैं। जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया, सीबीएसई में गड़बड़ी को लेकर के परेशान है बच्चे। री एग्जाम 22 लाख बच्चों का होता है, उसमें बहुत से बच्चों को अंदर ढुकने भी नहीं दिया गया। इतना दूर दूर सेंटर डाला कि 1 मिनट 2 मिनट भी लेट होने पर बच्चों को एंट्री नहीं मिली। यह किसकी गलती थी? सरकार की गलती थी। सरकार की वजह से यह हुआ री एग्जाम। लेकिन वह भी गड़बड़, उसमें भी पकड़े गए लोग कि किसी और का एग्जाम देने के लिए कोई और डॉक्टर चला गया। सरकार चुप है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रही है और पूरे देश में अब जेनजी उतर गया है। अब सरकार के अंदर बेचैनी इस बात की है कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका तो नहीं होगा और पूरी तरह से बैकफुट पर। नरेंद्र मोदी के नवरत्न वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इस तरह के लोग जो हैं, यह नवरत्न, यह देश को कहां से कहां पहुंचा दिए। पूरी तरह से लूट के देश को बर्बाद कर दिए, खुद लूटने में लगे रहे। जिस वित्त मंत्री के ऊपर सब कुछ दारोमदार है फाइनेंशियल, वह वित्त मंत्री सिर्फ लोगों के पास ईडी सीबीआई भेजने में लगी रही। सोचिए, अपना काम भूल ही गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर बार बार कहते रहे इस बात को कि यह सरकार झूठी है, इस सरकार के आंकड़े झूठे हैं, इस सरकार के चुनाव जीतने का तरीका गलत है, इस सरकार फर्जीवाड़े से बन रही है और यह फर्जीवाड़ा कर रही है। लेकिन राम नाम की लूट मची है, लूट सके सो लूट। सब चंदा चोरी में लगे हुए थे।
अब दर्शकों को याद है ना, एक बार जब राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, तो सभी भाजपाइयों ने कहा कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अब नहीं कह रहे हैं कि मैं भी चोर, मैं भी चोर, मैं भी चोर, मेरा बाप भी चोर। आरएसएस भाजपा का पैदा वो है ना, जन्मदाता है ना, आरएसएस का ही राजनीतिक संगठन है भाजपा, तो इस रिश्ते से हुआ बाप हुआ। तो अब तो सब के सब फंस गए उसमें। इन परिस्थितियों में राहुल गांधी ने एकजुटता लाने का फिर एक बार प्रयास किया, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल की हिम्मत नहीं हुई मोदी के खिलाफ खड़े होने की, और ममता के साथ भी कांग्रेस खड़ी हुई और अकेले दम पर मोदी को इस वक्त चुनौती दे रही है। कांग्रेस का यूथ और कांग्रेस का एनएसयूआई छात्र संगठन लगातार सड़कों पर सरकार की नींद उड़ाए हुए हैं। और अब जिस तरह से दिल्ली के अंदर जमावड़ा युवाओं का किया जाना है, और हर शहर में इस वक्त सभाएं हो रही हैं, सरकार के बारे में बताया जा रहा है, बच्चों को एकत्रित किया जा रहा है, पानी की बौछारें वाटर कैनन की हो रही हैं, उस पर लाठीचार्ज हो रहा है, जंतर मंतर पर लोग बैठ गए हैं, कई ग्रुप जंतर मंतर पर बैठ गए, जेएनयू के भी छात्र बैठ गए हैं, उधर अभिजीत भी बैठ गए, उधर कोई और भी बैठ गया। लेकिन जो भीड़ आ रही है जंतर मंतर पर, सरकार की नींद उड़ा रही है। किसानों को उसमें नहीं आने दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। गुरनाम सिंह चन्नूनी किसान नेता जो संयुक्त किसान मोर्चा के हिस्सा थे किसान आंदोलन में, उनको आने से रोक दिया गया है। लेकिन कब तक? अब जब किसान मजदूर और छात्र, किसान मजदूर और छात्र जब एक हो रहे हैं, तो फिर इस सरकार की नींदें उड़ी हुई है। और आने वाले दिनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव उस लिस्ट में आ सकते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री या इस्तीफे कहे जा रहे हैं कि जरूर हो जाएंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भी इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, कांग्रेस के साथ मिल गए हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तेलंगाना के, और कर्नाटक के डीके शिव कुमार, और तमिलनाडु के विजय थलापति जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, इनके साथ मिल करके चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की जो बड़ाई की है, यह प्रतीक हो गया है कि अब चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ रहेंगे। और ऐसा अगर हो गया तो नरेंद्र मोदी का सपना, कि जो नरेंद्र मोदी ने डिलिमिटेशन का सपना देखा, वह सपना फिर अधूरा रह जाएगा। और वह सपना अधूरा रहने का मतलब यह होगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और आने वाले दिनों में चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्द नरेंद्र मोदी से समर्थन भी वापस ले सकते हैं। यह सब कुछ मात्र शीतकालीन सत्र के अंदर हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार भी यह जान गए हैं कि यह सरकार अब किसी काम की नहीं है, यह धोखेबाजी भूलेगी नहीं और चोरी छोड़ेगी नहीं, जिसकी वजह से बिहार के अंदर भी सारी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है और सम्राट चौधरी की सरकार संकट में पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन नीतीश नायडू दोनों मिलकर के कभी भी इस सरकार को ऐसा सबक सिखा सकते हैं, एक बार में 30 सांसदों के साथ ऐसा खेल कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को दिन में तारे नजर आ जाएंगे अगर समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। और राहुल गांधी ने जो प्लानिंग सेट की है, और राहुल गांधी का जो प्लान है, वह नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट भरा है। और ममता के साथ राहुल गांधी की जोड़ी जो खड़ी हो गई है ताकत से, बंगाल में भी नींद उड़ी हुई है। बंगाल के अंदर कांग्रेस और ममता मिल करके वहां पर सभाएं करेंगे, वहां पर प्रदर्शन भी करेंगे और रोड में भी निकलेंगे, जो सरकार के लिए बहुत संकट भरा होगा। लेकिन इस वक्त मोदी सरकार बहुत बड़े संकट से गुजर रही है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। उनकी कुर्सी कतई जाने वाली है, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है,
कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने TVTFD इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।